आकाश का ना कहीं आदि है ना अंत है, कुछ प्रारंभ नहीं है अंत भी नहीं है। और जब आप रात को आकाश को देखते हैं तो बहुत सारे झिलमिल, खरबों की संख्या में झिलमिल चिमचमाते हुए तारे आप देखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? गैलेक्सी, आकाशगंगा। ये बहुत पहले, कई हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने इसके विषय में बताया है। और जो नक्षत्रों का भी जिक्र कर रहे थे, हमारे ऋषियों ने बताया कि 28 नक्षत्र हैं और उनके नाम भी सब बताए हैं। लेकिन अभी तक हमारे जो वैज्ञानिक है वह केवल 27 को ही ढूंढ पाए, 28वां नहीं ढूंढ पाए। तो जो हमारी ये गैलेक्सी है, ऐसी ऐसी खरबों गैलेक्सियां हमारे ब्रह्मांड में हैं। आप ये देखो, जिसका हमारे मुनियों ने पर्दाफाश किया है और जिसको हमारे जो वैज्ञानिक है मानने लगे हैं। तो ये जो गैलेक्सी है, इसको आकाशगंगा कहते हैं, या इसको मंदाकिनी कहते हैं, या इसको मिल्क वे भी कहते हैं। तो इसके बीच में, इसके मध्य में एक बहुत बड़ा होल होता है, और उस होल को हम क्या कहेंगे? ब्लैक होल या सुपर मैसिव होल कहते हैं। तो ये सुपर मैसिव होल, इसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना होता है कि समझो कि कई लाख जो सोलर सिस्टम है उनके उससे भी बहुत कई गुना ज़्यादा होता है। और इसके विषय में हमारे जो भास्कराचार्य थे, उन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बहुत डिटेल से, जो हमारे ऋषि थे उन्होंने बताया है। सबसे पहले उन्होंने ही बताया था। अब तो खैर न्यूटन ने भी ग्रेविटी का नियम बता दिया, लेकिन उन्होंने हमें ये जानकारी दी थी। तो ये जो आपका ब्लैक होल है, ये लगभग इसकी लंबाई इतनी होती है कि जिसमें कई हजार हमारे ये आपका सौर मंडल समा सकते हैं। जबकि सूर्य आप देखो कितना बड़ा है, इसमें 30,30,000 पृथ्वी समा सकती है। बेटे सुन लो जरा, आपके काम आएगा, आपकी भी सब्जेक्ट की बात है। हालांकि मेरा विषय भूगोल नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कोशिश करूँगा बताने की। तो इसमें क्या था कि 30,30,000 पृथ्वी हमारे सूर्य में समा सकती है। इतना बड़ा सूर्य है, और सौरमंडल कितना होगा? तो इसमें कई हजार सौरमंडल समा सकते हैं इस ब्लैक होल में। तो और ब्लैक होल से जो हमारा सूर्य है वह 250 करोड़ किलोमीटर दूर है। और सूर्य अपनी अक्ष पर, अपनी कीली पर जो घूर्णन करता है, रोटेट करता है, उसका समय 25 दिन होता है। और यह अपने ग्रहों के साथ में उस ब्लैक होल के चारों ओर घूमता है। और समय कितना लगता है? 22.5 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को उसका ब्लैक होल का चक्कर काटने में। आप देखिएगा। तो अब बात करते हैं पृथ्वी की, अब बात करते हैं सूर्य की। तो हमारा जो सूर्य है उसके 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 के बाद जो 9वां ग्रह था प्लूटो, उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और उसको क्षुद्र ग्रह की श्रेणियों में रख दिया गया। क्यों? क्योंकि ग्रह के विषय में ये है कि जो अपना प्रकाश जिसके पास ना हो, अपने तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता हो, जिसमें अपना ग्रेविटेशन फोर्स हो, और जो अपनी कक्षा पर नियमित रूप से घूमता हो, दूसरे की कक्षा को क्रॉस ना करता हो, उसको ग्रह कहते थे। और ये जो प्लूटो है, ये अपने कक्ष पर घूमता हुआ जो 8वां ग्रह है वरुण, उसकी कक्षा को कई बार क्रॉस करता था। तो इसलिए क्रॉस करने की विषय से इसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। अब जो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है वह है, और सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध ग्रह, जो सूर्य से केवल 58 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये जो घूर्णन करता है, जो रोटेशन करता है, अपनी कीली पर घूमता है, 58 दिन का समय लेता है। ठीक है ना? और ये सूर्य का जो चक्कर लगाता है, जो परिभ्रमण करता है, जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ये 88 दिन का समय लेता है। इसको हम वाणिज्य या निपुणता का ग्रह भी कहते हैं। इसमें सुप्त ज्वालामुखी है, और इसके बाद इसमें सूर्य के नजदीक होने के कारण भी इसमें ज़्यादा ताप नहीं होता, जबकि सूर्य के बहुत निकट है, निकट होने के बाद भी इसमें इसका ताप ज़्यादा नहीं होता। हाँ, तापांतर जरूर होता है, आपका अंतर कहिएगा कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है, जो अधिकतम ताप है, वह 427 डिग्री तक पहुंच जाता है, और जो न्यूनतम तापक्रम है वह -173 डिग्री तक पहुंच जाता है। आप देखिएगा। और इसके बाद जैसे मान लिया ये सूर्य है, ये कक्षा में घूमता है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी भी कहा है, और इसको इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, यानी कि भोर का तारा, शाम का तारा। और इसको गांव में अक्सर आपने देखा होगा कि सूक कहते हैं,
कि भाई सूर्य निकलने से और सूर्य डूबने से वो समय निर्धारण करके अपना कार्य करते हैं। तो ये पूरे आपके मंडल का, सूर्य मंडल का तीसरे नंबर का सबसे चमकता हुआ तारा होता है, क्योंकि पहले नंबर का सूर्य होगा, दूसरे का चंद्रमा और तीसरे का ये शुक्र हो गया। तो शुक्र जो है यह अपनी कीली पर जो घूमता है उसमें 243 दिन लगते हैं, और ये जो सूर्य की परिक्रमा करता है, जो परिभ्रमण करता है, रिवोल्यूशन करता है, उसमें इसको केवल 225 दिन लगते हैं, आप देखिएगा। और ये सूर्य से इसकी दूरी 108 करोड़ किलोमीटर है। अब तीसरे नंबर का जो ग्रह जो रोटेट कर रहा है वो आता है हमारी पृथ्वी, अर्थ, क्योंकि ये जो शुक्र हो गया इसको वीनस कहते हैं, और जो आपका बुध हो गया उसको मरकरी कहते हैं, और जो ये आपका पृथ्वी होगी इसको अर्थ कहते हैं। तो पृथ्वी सूर्य से लगभग ये समझिएगा कि 150 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये पृथ्वी जब अपनी कीली पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, तो आपको यू कांट बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितना समय लगे, कितनी गति से घूमती है। जो अक्सर हम मान लेते हैं कि भाई 24 घंटे में घूमती है, क्यों नहीं, लेकिन जो एक्यूरेट समय है वह 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड है, उसमें एक चक्कर लगाती है। और कितनी गति से घूमती है, 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पृथ्वी अपनी घूर्णन करती है, जबकि आपकी जो सुपर फास्ट ट्रेन है 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, और पृथ्वी 1670 किलोमीटर के उसे अपना चक्कर लगाती है। और जो ये सूर्य का जो परिभ्रमण करती है, जो रिवोल्यूशन करती है, वह 1,07,534 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में करती है, जिसको हम 365 दिन मान लेते हैं, 365 दिन 6 घंटे मान लेते हैं। तो इतनी आप देखो इस स्पीड से घूमती है। आप कल्पना नहीं करें, देखो ईश्वर की सृष्टि देखो कितना है, क्या आप कल्पना कर सकते हैं। तो जब पृथ्वी इतने, इसको हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ऊपर से नीली दिखाई देती है। और इसके बाद आता है जो चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह था, मार्स मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह जो पृथ्वी के सदृश होता है। अब जितने भी ये ग्रह हैं, इन 4 ग्रह को पार्थिव कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं या आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बाकी के जो 4 ग्रह उन्हें बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इनमें 2 ग्रह को छोड़कर सब ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह जो शुक्र ग्रह है और जो वरुण ग्रह है, ये 2 पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अतः इनमें जो सूर्य दिखाई देता है वो पश्चिम से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये खास बात याद रखने की है। तो अब आता है जो ये मंगल ग्रह है, ये पृथ्वी के सदृश है। ये भी लगभग 24 घंटे में अपने कीली पर, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। और जो ये सूर्य का चक्कर लगाता है, ये मंगल जो है सूर्य का चक्कर लगाता है, इसको 1 वर्ष 322 दिन लगते हैं, यानी कि 687 दिन का समय इसको लगता है उसका घूर्णन करने में। और ये मंगल पर जो है इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें रेड ऑक्साइड ज़्यादा होता है। और जो आपका शुक्र ग्रह है, उसमें क्या है, सूर्य से काफी दूर है शुक्र ग्रह, लेकिन सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह क्या माना जाता है, शुक्र ग्रह। इसमें गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 95% होती है, और जो हमारे वायुमंडल में पृथ्वी कितनी होती है, 0.03% का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगी, ये भारी होगी, नीचे बैठ तो गर्मी ज़्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और जैसे कुकर में सीटी लगती है, ऐसे सीटी लगने की आवाज़ आती रहती है, इसमें शुक्र में सबसे गर्म होता है। उसके बाद अब ये बहुत आगे ग्रह की चर्चा न करके मैं पृथ्वी पर आगे, जिससे हमारा मकर संक्रांति का संबंध अवश्य करते हैं। अब देखो, अब आते हैं, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी को जैसे प्रशांत जी बता रहे थे कि जब ये सूर्य के चारों वर्तुलाकार परिधि पर घूमती है, तो उस वर्तुलाकार परिधि को हम क्या कहते हैं, क्रांति वृत्त। और जो ये पूरी आकृति बनती है, गोलाकार जो बनती है, इसको हम गोलार्ध कहते हैं, जो जोइड बोलते हैं, जोइड गोलार्ध।
तो जो ये पृथ्वी इस पर परिभ्रमण करती है, इस जो परिधि पर, इस परिधि को जिसको हम क्रांतिवृत्त कहते हैं, इसको हमारे ज्योतिषों ने काल्पनिक रूप से 12 भागों में विभाजित किया है। और वो इनके जो नाम है, जो आकाशीय नक्षत्र पुंज हैं, उनके आकृति से मिलते जुलते नामों के आधार पर इनके नाम रख दिए गए हैं। जैसे मेष, वृष, मिथुन, कर्क, आपका सिंह और कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर और मकर, तुला और मीन, तो ये 12 राशि। तो प्रत्येक भाग को राशि कहते हैं। तो जब पृथ्वी एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण करती है तो उसको हम संक्रांति कहते हैं। और जब वह मकर राशि में संक्रमण करती है तो मकर संक्रांति, कर्क में करती है तो कर्क संक्रांति, 2 ही संक्रांतियाँ हम मुख्य मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जो स्थिति आती है, जो कर्क में जो संक्रांति होती है और ये 21 जून को होती है, और जो ये मकर संक्रांति में होती है ये अभी तक 14 जनवरी को होती थी। लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से 20 मिनट प्रतिदिन विलम्ब होता जाता है और लगभग जो है 72 वर्षों के बाद में एक दिन का फर्क बैठता है। इसलिए 2081 तक जो है 15 जनवरी की ही मकर संक्रांति होगी, क्योंकि एक दिन का फर्क बैठ गया, इसलिए 72 वर्षों में थोड़ा चेंज आता है। तो अक्सर 14 जनवरी को होती थी और 21 जून को कर्क संक्रांति होती थी। अब जब ये बात हमारे संग में आई तो अब जैसा कहा था कि जो विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है, उससे हमने काल्पनिक पश्चिम से पूर्व को खींचकर 2 भागों में किया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसके जो पैरेलल, जो विषुवत रेखा के पैरेलल जो लाइन आती है ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा, कर्क रेखा है जी। और जो इसके ऊपर एक जो सर्कल बनाया गया उत्तरी गोलार्ध में, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना उसको, उत्तरी ध्रुव व्रत, उत्तरी ध्रुव व्रत बोलते हैं। और ठीक इसी तरह से जो विषुवत रेखा है, जो ये कर्क रेखा ठीक हमारे भारत के मध्य से जाती है, जैसे आपका राजस्थान, गुजरात और आपका झारखंड, मिजोरम, यहाँ से ऊपर निकलती है सीधी। ठीक इसी प्रकार से जो दक्षिणी गोलार्ध में इसके समांतर जो तीसरी लाइन होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा, ट्रॉपिक कैप्रिकॉर्न उसको बोलते हैं, और इसको ट्रॉपिक कैंसर बोलते हैं, जो आपकी कर्क रेखा है। और फिर उसके बाद नीचे गोलार्ध में भी जो सर्कल खींचते हैं, उससे जो पूरा वो बनता है, उसको दक्षिण ध्रुव कहते हैं, या एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं, एंटार्क्टिक सर्कल उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत पहले मैंने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा याद आ रहा तो बता रहा हूँ क्योंकि प्राइमरी में कभी भूगोल पढ़ी थी 8वीं क्लास में, अब तो नहीं पढ़ी। तो अब जब इतना हमको पता चल गया, तो अब विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है तो वहाँ रात दिन बराबर होते हैं। अब वह स्थिति कब आती है? 21 मार्च को और 22 नवंबर को, है जी, सितंबर को 22